अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम यू ऑल टू द campus.p की ऑफिशियल पोर्टल। आप सब लोगों का खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत होंगे। आज आप लोगों को लेक्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। सो द लेक्चर वाज लेक्चर ऑलवेज नॉर्मली हेल्ड ऑन 11:30 बट नाउ आज थोड़ी सी ज़रा अदला बदली की लेक्चर्स की, तो लेक्चर हमारा 2 बजे हो रहा है आज। बात को शुरू करते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तान हैदर। बात को शुरू करते हैं जनाब अपने चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 5 पे हमने अपनी बात को लास्ट टाइम मुझे जहां तक याद पड़ता है अख्ताम किया था ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से अपनी बात को आगे लेके चलता हूं। तो लो भाई साथ हो, फिर मेरे बात लेके चलूं आगे। बताओ भाई जरा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि यार ये मास का मुतबादिल होता है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इससे रिलेटेड तमाम चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज जो नई चीज डिस्कस करनी है दैट इज एंगुलर मोमेंटम। अच्छा बच्चों, कहानी जरा आज ज्यादा लंबी है तो आपकी तवज्जो मुझे बिल्कुल साथ चाहिए, अपने साथ साथ मुकम्मल तौर पे तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा और गौर से सुनते चले जाइएगा। तो आज जो बात करनी है दैट इज ऑन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को 5 मिनट जरा गौर से सुनना है। इससे रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमागों के अंदर घुस जाएंगे। हम कहते हैं कि मान लीजिए कि एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ से मूव कर रही है। ये वो सर्कुलर पाथ है और राइट नाउ वो बॉडी जो है दैट इज ऑन दिस पॉइंट। लेट्स से ये पॉइंट पी है। इस बॉडी पे इस पॉइंट पे जो बॉडी का मास है वो मास m है। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। और क्योंकि बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो बॉडी के पास एक वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। अब आप इस कॉन्सेप्ट से बखूबी वाकिफ हैं। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब क्योंकि बॉडी की टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी मौजूद है तो बॉडी का लीनियर मोमेंटम भी होगा। दैट लीनियर मोमेंटम हम बचपन में पढ़ते आए थे, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी। हम पढ़ने लगे अब एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ये तो मैंने लीनियर मोमेंटम के बारे में बात की। एंगुलर मोमेंटम के एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करने के 3 मुख्तलिफ तरीके हैं। तो मैं बारी बारी तीनों मुख्तलिफ तरीकों को एक्सप्लेन करूंगा। पहला तरीका याद कीजिए, छोटे होते आप चैप्टर नंबर 3 में जब मोमेंटम को डिफाइन करते थे तो कैसे डिफाइन करते थे। अब मोमेंटम को डिफाइन करते थे द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज मोमेंटम। अब आप इस चैप्टर में यहां पे एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिफाइन करेंगे। द क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। इन सर्कुलर मोशन में जितनी बॉडी के पास क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी उसे आप एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करने का एक और तरीका जिस तरह वो किताब में डिफाइन किया गया वो कुछ इस तरह से है। एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम और रेडियस का जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, अगर मैं इसे फर्दर लिखूं तो ये लिखा जा सकता है L इज इक्वल टू आर पी साइन ऑफ थीटा। अब भाई R और P में एंगल क्या है याद रखो। जिस तरफ वेलोसिटी होती है उसी तरफ मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर हैं। जब तुम मैट्रिक में थे तब तुमने एक थ्योरम पढ़ा था कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो याद रखो मोमेंटम और रेडियस हमेशा 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 परपेंडिकुलर होंगे। थीटा इज ऑलवेज गोइंग टू बी 90 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूं तो L इज इक्वल टू आर पी साइन 90 बोले तो 1 मेरे पास फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा मोमेंटम का आर पी। सो मोमेंटम का एक फॉर्मूला तो तुम्हें ऊपर बताया। इसी फॉर्मूला को एक्सपैंड करके मेरे पास फाइनल फार्मूला ये आ गया। ये पहला फॉर्मूला, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। मगर मुझे यहाँ पर तसल्ली नहीं हुई, मैं अपनी बात को आगे लेके जाऊंगा। इसी फॉर्मूला को खोलूंगा। आर पी बोले तो एम वी, लिहाजा मेरे पास L के एक और फॉर्मूला आ गया एम वी आर। सो मोमेंटम का दूसरा फॉर्मूला भी आ गया। आई हैव गॉट नाउ द सेकंड फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये फॉर्मूला 4-5 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाजू का किसी सवाल में कोई फॉर्मूला लगेगा तो किसी सवाल में कोई और फॉर्मूला लगेगा। तो मेरे पास रेडियस वेक्टर, जी बिल्कुल सही, रेडियस एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर तो एक पॉइंट पे किसी एक इंस्टेंट पे बात करें तो एक वेक्टर क्वांटिटी एक खास इंस्टेंट पे। अच्छा, फिर उसके बाद एम वी आर एक मोमेंटम की वैल्यू, मोमेंटम का दूसरा फॉर्मूला आ गया। मगर मेरा यहाँ पे भी रज नहीं हुआ। अब मैं इस फॉर्मूला को जो L इज इक्वल टू एम वी आर है इसे एक्सपैंड करने लगा हूं। जरा तवज्जो चाहता हूं मुकम्मल तौर पे गौर से देखना। L इज इक्वल टू एम
v बोले तो r ओमेगा इंटू आर, फॉर्मूला बन जाएगा एल एम आर स्क्वायर ओमेगा। यार बच्चों ये जो आर स्क्वायर है ये क्या था, नजर आएगा यहाँ पे? यस, ये आर स्क्वायर है, ये क्या है? दिस आर स्क्वायर इज एक्चुअली आई। तो फॉर्मूला क्या बन गया? एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। अगर फॉर्मूला मैं तुम्हारे सामने इसके मुकाबले पे लिखूं तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। देखो कितनी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं दोनों में। जब लीनियर मोमेंटम, यार बच्चों बात बड़ी है, मैं जुमला बड़ा खूबसूरत है, गौर से सुनना। क्या मैं कहता हूं कमाल का जुमला है, गौर से सुनना जरा। जब तुम चैप्टर नंबर 3 में लीनियर मोशन पढ़ रहे थे, वहां पे कहते थे कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब तुम पढ़ रहे हो एंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, यहां पे कहते हो एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर मास। याद है मैंने कल कहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास का रिप्लेसमेंट है। जो काम मास करता है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, जो काम वेलोसिटी करती है वही काम एंगुलर वेलोसिटी करती है। तो यहां पर तुम कह सकते हो तीसरा तरीका डिफाइन करने का, एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ angular mass and angular velocity. Angular momentum is defined as the product of angular mass and angular velocity. So ये तीन तरीके तुम्हें बता दिए डिफाइन करने के। इससे आगे बढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम की दो किस्में हैं। दो किस्में कौन कौन सी? एक ऑर्बिटल और दूसरा है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अच्छा यार ये दोनों में फर्क क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में होता क्या? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में बॉडी किसी खास चीज के गिर्द ऑर्बिट करती है। मिसाल के तौर पे अर्थ अराउंड सन या इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, इसमें बॉडी खुद चक्कर काटती है किसी के गिर्द। सो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। और दूसरा स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बेहतरीन एग्जांपल है, फिर से अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द चक्कर काटती है, खुद ही घूमती भी है, तो अपने एक्सिस के गिर्द चक्कर काटना है स्पिन। उस वक्त जो बॉडी का मोमेंटम होगा दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज एंगुलर मास? फरवा शाबाश। देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी का मुतबादिल, यानी कि लीनियर मोशन में हम किसी बॉडी की स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट किया करते थे, डिस्टेंस ओवर टाइम। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी नहीं बल्कि एंगुलर वेलोसिटी बन गई। इसी तरह स्ट्रेट लाइन मोशन में मास इनर्शिया प्रोवाइड करता था, तो सर्कुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इनर्शिया प्रोवाइड करता है। सो एंगुलर मास बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, एंगुलर मास इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यानी मास का मैंने आपको डेफिनेशन कल बताई तो थी, याद नहीं? मैंने कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल एनालॉगस ऑफ मास इन लीनियर मोशन। कि भाई लीनियर मोशन में मास का मुतबादिल एंगुलर मोशन है, यानी कि जो काम स्ट्रेट लाइन मोशन में मास करता है सर्कुलर मोशन में वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रिप्लेसमेंट ऑफ मास, उसका मुतबादिल है। तो इसीलिए आप इसको एंगुलर मास भी कह सकते हैं, जिस तरह वेलोसिटी के लिए एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन, मास के लिए एंगुलर मास। सो दे आर दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बेटी, बात समझ में आती है? सो यहां से बात को आगे लेके चलता हूं। मैंने यहां पे जो चीजें मैक्सिमम पॉसिबल थी वो कर ली। अच्छा देखो, जब मैंने, अब सब बच्चों की तवज्जो मुकम्मल तौर पे चाहिए, जब मैंने चैप्टर नंबर 3 को शुरू किया था वहां पे मैंने कहा था, जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया था वहां पे मैंने मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का रिलेशन पढ़ाया था, याद है? मैंने वहां पे थर्ड चैप्टर की बात कर रहा हूं, मैंने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। बड़ी अहम बात कर रहा हूं, प्लीज तवज्जो के साथ सुनना। स्पिन एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर लूं उस्मान। स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अगर बॉडी अपनी एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रही हो उस वक्त उसके मोमेंटम को स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। अगर बॉडी किसी ऑर्बिट में मूव कर रही है तो उस वक्त उसका मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। इसमें सिर्फ फर्क ये है यार, फर्क ये है कि जब बॉडी ऑर्बिट करती है तो उसमें रेडियस की वैल्यू ऑर्बिट का रेडियस पुट करते हैं, लेकिन जब बॉडी स्पिनिंग करती है तो उसमें रेडियस की वैल्यू बॉडी का अपना रेडियस इन स्मॉल आर पुट करते हैं। इतना सा फर्क है, इसमें कोई और इतनी खास बात नहीं है। अच्छा तीसरे चैप्टर में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे कहा था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैंने कहा था रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। जब मैंने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया बच्चों तो मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा, हम इस चैप्टर में कोशिश करेंगे वो तमाम चीजें जो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं उन्हें उठा के चैप्टर नंबर 5 में कन्वर्ट करें। डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट कर दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी को कन्वर्ट कर दिया एंगुलर वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन को कन्वर्ट कर दिया एंगुलर एक्सेलरेशन में, मास को कन्वर्ट कर दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, मोमेंटम को कन्वर्ट कर दिया
एंगुलर मोमेंटम है। तो देखो हम जितनी चीजें पढ़ के आए थे चैप्टर नंबर 3 में वो तमाम की तमाम चीजें कन्वर्ट होती चली जा रही हैं सर्कुलर मोशन में। इसी तरह वो जो रिलेशन बिटवीन मोमेंटम और सेकंड लॉ था उसे भी सर्कुलर मोशन के लिए कन्वर्ट करो। अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो यहां पे मोमेंटम है तो मोमेंटम किस में कन्वर्ट होगा, फॉर सर्कुलर मोशन। अब इक्वेशन लिखने लगा फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखने लगा हूं। एंगुलर मोमेंटम किस में चेंज हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम यानी डेल्टा एल में चेंज हो जाएगा। टाइम दोनों में सेम होता, टाइम वैसे ही आ जाएगा। फोर्स किस में चेंज होगी, ये बहुत अहम बात है, ये गौर से सुनो। देखो जब आप छोटे थे 9th क्लास में थे तब आपने फोर्स को कैसे डिफाइन किया था, बड़ी अहम बात है, ये बात बड़े गौर से सुनना। आपने फोर्स को कैसे डिफाइन किया था, आपने कहा था फोर्स क्या होती है, फोर्स इज डिफाइंड एज, याद है, फोर्स एक ऐसी एजेंसी का नाम है जो किसी रुकी हुई बॉडी को चला दे या चलाने की कोशिश करे या चलती हुई बॉडी को रोक दे या रोकने की कोशिश करे। अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूं तो शायद आपको याद आ जाए, फोर्स इज दैट एजेंसी विच मूव्स और टेंड्स टू मूव अ स्टेशनरी बॉडी विच स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप्स द मूविंग बॉडी। एक ऐसी चीज है जो चलती हुई चीज को रोक देती है या रोकने की कोशिश करती है या रुकी हुई चीज को चला देती है या चलाने की कोशिश करती है। ये तो लीनियर मोशन में फोर्स हो गई। अब सोचो सर्कुलर मोशन में इसको कैसे डिफाइन करोगे, कोई ऐसी चीज जो रुकी हुई बॉडी को घुमा दे या घुमाने की कोशिश करे या घूमती हुई बॉडी को रोक दे या रोकने की कोशिश करे। तो सोचो किसी रुकी हुई बॉडी को घुमाने के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है, टॉर्क रिक्वायर्ड है। अगर आप किसी बॉडी में ना 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 फरवा टॉर्क, टॉर्क नहीं होगा तो सेंट्रीपेटल फोर्स कैसे आएगी। अगर किसी बॉडी को घुमाना चाहते हो तो टॉर्क चाहिए। मैं बोलूं टॉर्क की डेफिनेशन, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। सो फोर्स का मुतबादिल क्या है, याद रखो सर्कुलर मोशन में फोर्स का मुतबादिल टॉर्क है। सो वहां पे फॉर्मूला था F इज इक्वल्स टू डेल्टा P ओवर टी, यहां पे फॉर्मूला तुम्हारे सामने आ गया टॉर्क इज इक्वल्स टू डेल्टा L ओवर टी। ये फॉर्मूला अपने जहनों में रख लो और फिर मेरे अगले सवाल का जवाब देना। क्यों मैं फरवा बातें समझ में आ रही हैं, बाकी बेटे भी मेरे, बाकी बच्चे भी, उजैर, उस्मान, फरवा, अरमगान, वहाब, अहमद, उस्मान और बाकी बच्चों के नाम मुझे नजर नहीं आ रहे। लो भाई ठीक हो गया, शाबाश उस्मान। सवाल क्या जी, सवाल सुनना जरा गौर से। सवाल है जी, यस सवाल है, यहां पे लिखता हूं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी चेंज फ्रॉम L टू 4L। बॉडी का मोमेंटम L से चेंज होके 4L यानी L से चेंज होके 4 गुना होके 4L हो जाता है। फिर कहते हैं कितनी देर में, इन 4 सेकेंड्स व्हाट इज द टॉर्क ऑन द बॉडी। ये है जी पियास का सवाल 2019 का, लास्ट ईयर का। ऑप्शन ए दे देता हूं 3/4L, ऑप्शन बी दे देता हूं 4/3L, ऑप्शन सी दे देता हूं 2/3L, ऑप्शन डी दे देता हूं नन। क्या ख्याल है, सॉल्व करो भाई। हाँ भाई क्या ख्याल है, क्या सोल्यूशन है इसका, ठीक 3/4। एक फरवा ने जवाब दे दिया और मजीद, शाबाश। ए ऑप्शन वहाब, शाबाश शाबाश, समथिंग मोर। लो भाई फिर शाबाश, गुड। मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। टॉर्क किसके इक्वल है जी, डेल्टा L ओवर टी के। जरा वैल्यूज पुट करो। डेल्टा L क्या है, 4L माइनस L,
3L ओवर टी कितना है 4 सेकेंड्स, सो टॉर्क आ गया 3/4L। शाबाश, गुड, एवरीवन गुड, शाबाश। नॉट उजैर, उजैर बात समझ में आई, सॉल्व करके दिखाया मैंने, बता भाई। उस्मान नहीं, गलती कर दी, अहमद ने भी गलती कर दी। उजैर, उस्मान, अहमद, सॉल्यूशन तुम्हारे सामने लिखा है, देखो बताओ मुझे। और 34L कैसे हो गया भाई? 3/4L है उस्मान। देखो डेल्टा एल ओवर टी है, डेल्टा एल क्या है? एल फाइनल है 4, इनिशियल है एल, तो डेल्टा एल क्या आ जाएगा 4L माइनस एल, दैट इज 3L। और टाइम कितना था 4 सेकेंड, 3L/4, सिंपल। क्यों भाई उस्मान बता। उस्मान आई एम वेटिंग, फिर उसके बाद आगे चलूंगा। बोल दो कहां चले गए हो। ओके हो गया, शाबाश, देखें डिक्लेयर हो गया मेरे पुत्र को। सर टॉर्क की जगह कपल भी हो सकता है? नहीं, कपल नहीं हो सकता, कपल इज 2 टाइम्स टॉर्क। कपल यहां पे नहीं आ सकता, कपल जो है वो 2 टाइम्स टॉर्क होता है। कपल क्या है बेसिकली, अगर बॉडी पे 2 सेम टॉर्क लग रहे हो, यानी एक तो बॉडी यहां से फिक्स है, मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो ये टॉर्क है। कपल क्या होगा, बॉडी सेंटर से फिक्स है, यहां से ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, एक टॉर्क ये वाला और एक टॉर्क ये वाला, ठीक है। सो कपल इज 2 टाइम्स टॉर्क। हाँ, इस क्वेश्चन में आप सईद, मैं सोच रहा था आपकी बात को, इस क्वेश्चन में आप टॉर्क की जगह कपल को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। लो भाई फिर आगे चलते हैं। एक सवाल किस टॉपिक से, एक सवाल आ गया जी इस टॉपिक से। द टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें 2-3 चीजें तुम लोगों ने याद रखनी है। पहली चीज ये याद रखनी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में क्या होता है, मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट बोले तो I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2, याद है ना, ये बात तुम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो यहां से एक और रिजल्ट जो तुम लोगों को याद होना चाहिए, अरमगान, ये तो यार बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह की बेसिक बातें तुम मत पूछा करो ना। चलो मैं बता देता हूं, देखो ये बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ये हो गई, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी इस प्लेन पे है, ऊपर की तरफ है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बाहर की तरफ है। तो यार देख, अगर मैं यहां पे इसके साथ एंगल बनाने के लिए लिखूं तो इसमें एंगल क्या, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी दे आर एट परपेंडिकुलर, तुम्हें नजर आ रहा है ना, नजर अरमगान, बात समझ में आ रही है? यानी ये ऐसे है, टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है ब्लैक वाली और रेड वाली टेंजेंशियल वेलोसिटी। देखो एंगल कितना है इनके दरमियान में, 90 डिग्री नहीं है क्या? हाँ देखो एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा मैं वापस अपने पॉइंट की तरफ आता हूं। एल इज कांस्टेंट, आई ओमेगा I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। अगर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, L इज इक्वल टू अगर कांस्टेंट है तो यार याद रखो L क्या था, I ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। अब अगला जुमला बड़ा अहम है, याद रखना, अगर ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो I इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर ओमेगा लिखा जा सकता है। अगर ये लिखा जा सकता है तो अगला रिलेशन बहुत अहम है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। याद रखना प्यारे बच्चों, याद रखना, अपने पल्ले से बांध लो, अपने दिमाग में घुसा लो,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर वेलोसिटी। जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसके घूमने की वेलोसिटी हमेशा कम होगी। सही 89 नहीं है यार, वो हल्का सा ड्रॉ नहीं, मतलब बनाया नहीं गया होगा, सही 90 होता है। ठीक है जी, आई एस ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ओमेगा। ये पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया। अच्छा यार, अब एक पॉइंट तुम्हें समझा तो चुका हूं, तुम्हारी बुनियाद तो बना चुका हूं, अब देख लो तुम्हारे लाश शाऊर में है कि नहीं है। सवाल तुमसे पूछने लगा हूं, जरा गौर से चौकस होके जागते हुए जवाब देना है। सवाल यह है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम is valid when option A acceleration is equals to 0, option B mass is equals to 0, option A tau is equals to 0, option D I is equals to 0। I की बजाय कर लो ओमेगा इज इक्वल टू 0। क्या ख्याल है? मेरा पसंदीदा सवाल, इंतहाई सिंपल सवाल है, सिर्फ गौर से जवाब देना, सोचते हुए जवाब दोगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ भाई, सवाल दोबारा पढ़ता हूं। आज बाकी बच्चे नजर नहीं आ रहे, जाम खान पता नहीं किसे गायब हो गया, फिर फहद नहीं नजर आ रहा, आज उस्मान भी नजर नहीं आ रहा, टॉर्क है 0 और मकान ने जवाब है फेंका। जबरदस्त, शाबाश, गुड। सईद ने जवाब नहीं दिया अभी तक, आज बच्चे नजर नहीं आ रहे। ऑप्शन ए इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, और अच्छा, और वहाब ने भी ये फेंक दिया अर्तुगरुल। हाँ भाई, डी वाह, हमजा ने वाह जवाब दिया। ये वाह, अच्छा, वाह अलैकुम अस्सलाम, शायद ये लिखा है इसने। तो भाई सुनो, जब चैप्टर नंबर 3 में थे तब कहते थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है। कब वैलिड है? जब क्या हो, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में वैलिड है, SYSTEM। तो भाई चैप्टर नंबर 3 में लीनियर मोमेंटम के लिए आइसोलेटेड सिस्टम क्या था? आइसोलेटेड सिस्टम वहां पे था F इज इक्वल टू 0, याद होगा। अब आ गए हो तुम 5th चैप्टर में सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन में टॉर्क फोर्स का मुतबादिल है, तो इसमें आइसोलेटेड सिस्टम होगा सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, क्योंकि ये फोर्स का मुतबादिल टॉर्क है। सो आइसोलेटेड सिस्टम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड होगा, यानी कि जब टॉर्क्स इक्वल टू 0 हो। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट माय पॉइंट बच्चों? बात समझ में आती है तो बताओ। हाँ भाई बताओ, भाई पॉइंट समझ में आया? थर्ड ऑप्शन, शाबाश उस्मान। लो जी, अब अगले सवालात जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करने लगा हूं ना, ये बहुत टेक्निकल किस्म के हैं, और क्योंकि तुम लोग सारे के सारे ई गेट के बच्चे हो तो टेक्निकल बात समझना तुम लोगों की खासियत होनी चाहिए, खूबी होनी चाहिए। अब अगली टेक्निकल बातें जरा कान खोल के सुननी है, कान और दिमाग जो जो चीज़ें खुल सकती हैं खोल खोल के सुननी है, क्योंकि बातें दिमाग में फिट होनी चाहिए, बातें दिमाग में समझ आनी चाहिए। तो लो भाई, सवाल से बात को शुरू करता हूँ। मैंने लीनियर मोमेंटम, आपने लीनियर मोमेंटम का ही पूछा है, मैंने लीनियर मोमेंटम का नहीं, मैंने ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम का पूछा था। एंगुलर मोमेंटम के लिए सवाल था, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ इज। यार एंगुलर वेलोसिटी क्या है रोटेशन ऑफ अर्थ? कैलकुलेट कर लो, इतना आसान सा सवाल है। ओमेगा डेली रोटेशन थीटा ओवर टी होता है ना, तो अर्थ एक रोटेशन कितनी देर में करती है? एक रोटेशन का मतलब है 2 पाई एंगल, कितनी देर में करती है? अगर आप घंटों में निकालना चाह रहे हो तो 24 में निकालो, काट दो। अर्थ की रोटेशन की वेलोसिटी आ गई π/12 रेडियंस पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ आ गई यार, इतना सिंपल सा सवाल था।
वहां पर अगर लीनियर मोमेंटम लिखा था तो फिर मेरा मतलब था मैंने वो लिखना था, एंगुलर लिखना था, सॉरी सर। ये सर समझ आ गया, ठीक हो गया सर। आपने अच्छा चलो लीनियर बोल, जज्बातियों के लीनियर बोल दिया होगा। अच्छा ठीक है भाई, पॉइंट समझ में आ गया। अर्तुगरुल तुम्हारा नाम शायद अली है, अली नाम है ना अर्तुगरुल तुम्हारा? सही वाला नाम क्या ये तो बताओ। अच्छा सो मैं बात करने लगा था सवाल पे, एक सवाल से। ये कॉन्सेप्ट तब दूंगा जब ये सवाल समझ में आएगा। सवाल ये है द परसेंटेज rotational kinetic energy of hoop as compared to translational kinetic energy. ऑप्शन ए है जी 50%, ऑप्शन बी है 100%, ऑप्शन सी है 20%, ऑप्शन डी है 25%। लो भाई अहमद, ओके अहमद ठीक है, मैं आपका नाम अब अहमद ही लूंगा। लो भाई सवाल का जवाब दो। ये सवाल समझते हो तो फिर आगे चलूंगा, क्योंकि मैंने आज इन्हीं पॉइंट्स को, काइनेटिक एनर्जी को, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बात करनी है। आज की हमारी डिस्कशन मेनली इन्हीं चीज़ों के ऊपर होगी और कल इंशाल्लाह चैप्टर को ख़त्म करेंगे बाय वो वाले दो टॉपिक्स कल करने हम लोगों ने, एक वर्टिकल सर्कल और एक रियल और अपेरेंट वेट। ये दो टॉपिक्स हमने करके इस चैप्टर को यहाँ पे खत्म करना। चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी था यार ये वाला। लो भाई बताओ फिर क्या जवाब होगा इसका। हंड्रेड % शाबाश, डी ऑप्शन 25%, ठीक है। तो यार जरा देखो अब गौर से, यहां पे होने क्या वाला है। मैं एक टेबल तुम्हारे सामने ड्रॉ करता हूं। यहां पे ऑब्जेक्ट्स, अब टेबल अपने सामने ना लिख लेना, कहीं पे तुम्हारे काम आएगा। ऑब्जेक्ट्स और उनकी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, उनकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, फिर उनकी टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। सो पहला ऑब्जेक्ट जिस पे बात करनी है, एक चीज और रहेगी, टोटल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल की आपस में रेशो भी। ये टेबल में तुम लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अब जरा उस सवाल को छोड़ दो, अभी वो सवाल बाद में करते हैं। अभी जरा मेरे साथ साथ फिर 5 मिनट के लिए जरा गौर से सुनना। हम करने क्या लगे हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और फिर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल की रेशो सामने लिख देंगे, ताकि फ्यूचर में अगर कहीं भी सवाल कोई भी आ जाए तो ये टेबल हमारे जहन में फौरन क्लिक करे और हमें जवाब समझ में आ जाए। तो पहली बॉडी जो है, लेट्स से दैट इज हूप। लेट्स टॉक अबाउट हूप। अगर तुम्हें याद हो हूप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या निकलती थी, दैट वाज 1/2 mv², ट्रांसलेशनल भी 1/2 mv², टोटल इन दोनों को ऐड करके आती है ये mv²। तो भाई अगर पहले बात कर लो इनकी रेशो की, बराबर है, इनकी रेशो क्या आ जाएगी। सवाल अगर आ जाए, सवाल गौर से सुनना, अगर सवाल आ जाए व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हूप टू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हूप, तो भाई दोनों बराबर बराबर हैं। देखो इनकी रेशियो 1 है। अब सवाल था परसेंटेज का। देखो यार बड़ी अहम बात करने लगा हूं, तवज्जो के साथ सुनना। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हूप है mv², तो टोटल का कितने परसेंट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, 50% ऑफ टोटल, 50% ऑफ टोटल। ये टोटल का कितने परसेंट है, ये भी टोटल का 50% ऑफ टोटल है। टोटल mv² है, ये उसका आधा है, 50% ऑफ टोटल है। अच्छा अब ये इस हिसाब से कितना है, ये और ये बराबर है, तो आप ये कह सकते हो इट इज 100% ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। इसके बारे में कह सकते हो ये 100% ऑफ
काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल है। बात समझ में आई? चीजों को समझ में आना शुरू किया तोड़ तोड़ के। सो सवाल था द परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हूप एज कंपेयर टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। भाई ट्रांसलेशनल के हिसाब से रोटेशनल कितनी, तो दोनों बराबर बराबर हैं, तो दोनों एक दूसरे का 100% है। वालेकुम अस्सलाम जाम खान, उठ गया मेरा पुत्र, गुड मॉर्निंग। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। मैं थोड़ा सा इसे ग्रुप पर करके लिखूं तो ताकि जगह बच जाए मेरे पास। ये होगा यहां पे 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, और ये जो है ये 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल नहीं, टोटल एनर्जी था, सॉरी। और ये भी टोटल एनर्जी का 50% था। ये तो हूप के बारे में बात होगी, इसको भी थोड़ा सा ऊपर लिख दें ताकि नीचे आने वालों की मजीद जगह जरा खुलती जाए, जगह बन जाए, ऐसा ना हो कि जगह हमारे पास खत्म हो जाए। सो अगली चीज जो है दैट इज हूप के बाद डेस्क। थोड़ा सा जरा नीचे करके लिखें मजीद। अच्छा यार, अब जरा डेस्क के लिए देखिएगा। डेस्क के केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तुम लोगों ने फाइंड की हुई है। डिस्क के केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है 1/4 mv²। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। टोटल इन दोनों को ऐड करके आएगी, अगर ऐड करो तो होता है 3/4 mv²। आए हाय हाय, मजा आ गया। जरा तवज्जो के साथ बात सुनना। यहां पे रोटेशनल और ट्रांसलेशनल में, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में पहले रेशियो निकालो। देखो ये क्या है 1/2 mv²। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv², रोटेशनल है 1/4 mv²। तो गौर करो, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल का भी आधा है, तो ट्रांसलेशनल रोटेशनल से 2 गुना ज्यादा है। तो इसकी रेशियो क्या निकलेगी? इसकी रेशियो निकलेगी ट्रांसलेशन 2 गुना ज्यादा है 2:1। पॉइंट समझ में आता है यार? जरूर तुम्हारा क्या सवाल आ गया बीच में, मैं तुम्हारा सवाल पढ़ लूं, ठहर जाओ। इफ द mass of moving body is doubled then यार ये सवाल चैप्टर नंबर 3 का है। जरूर ये सवाल मुझे इनबॉक्स में भेज देना। मैं ये सवाल अगर अभी डिस्कस करूंगा ना तो फिर मेरी जो बात जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो कहीं खो जाएगी। बाद में अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जरा मेरे साथ साथ रहो, ठीक है? यहां तक बात चल रही। अब फिर इनकी आपस में रेशियोज निकालते हैं। तो भाई काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल है 1/4 mv², ये है 3/4 mv²। तो भाई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल का कितने % है ये जरा देखो। बड़ी सिंपल सी बात है, इट इज 33% ऑफ टोटल एनर्जी, इट इज 66% ऑफ टोटल एनर्जी। और ये 1/4 mv² है, ये 1/2 mv² है, तो ये ट्रांसलेशनल का आधा है। तो इसको आप कह सकते हो इट इज 50% ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये जरा लिख लो, सिंपल सी बात है। ये आपके सामने हूप और डिस्क की 2 चीजें डिस्कस कर ली मैंने। अब अगर एक चीज और डिस्कस करूं तो आप क्या चीज नहीं समझ लगी, सवाल करो, जल्दी सवाल करो, फिर उसके बाद मुझे आगे बढ़ना। जल्दी सवाल कर बेटा, जल्दी सवाल कर मेरी जान। वहां टाइम लग रहा है बेटा, तो जल्दी सवाल करो ताकि फिर हम आगे बढ़े। चले वहां आपका मूड नहीं भी क्वेश्चन पूछने का। डिस्क की बात हो गई। डिस्क के बाद जो एक और शेप हमारी किताब में गिवन है दैट इज सफेयर। डिस्क की रेशो किसके साथ यार? 50% कैसे? देखो समझाता हूं। ये 1/4 mv² है, 1/2 mv² है।
इसका आधा 1/4 mv² है। तो यार सिंपल सी बात है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv², उसका आधा करूंगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बनेगी 1/4 mv²। तो आप ये कह सकते हो कि भाई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का आधा बोले तो 50% रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अगर तुमसे यही सवाल इसके लिए मैं पूछ लेता, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एज कंपेयर टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो तुम कहते कि यार रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है 1/4 mv², ट्रांसलेशनल होती है 1/2 mv², तो इसका आधा रोटेशनल, तो आधे को 50% बोलते हैं, तब तुम्हारा जवाब ए होता 50%। क्यों भाई, अब बात समझ में आई? अब मैं डायरेक्टली एक चीज और कर देता हूं, सफेयर की आपकी किताब में नहीं हुई हुई, सफेयर की मैंने कैलकुलेशन की हुई है, वो सारी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आप लोग लिख लो, क्योंकि एंट्री टेस्ट में हो। सारी कैलकुलेशन अगर करवाने बैठूंगा तो फिर आपको तकरीबन 1 साल चाहिए एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए। सो कैलकुलेशन मैंने की हुई है, आप लोग लिख लो। सफेयर के लिए जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज 1/5 mv², और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है इसकी 1/2 mv²। टोटल एनर्जी होती है इसकी 7/10 mv²। तो अगर तो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल में रेशियो कैलकुलेट करनी है तो इसकी रेशियो होती है, इसकी रेशियो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल की रेशियो यहां पे होती है 5:2। ये तुम्हारे सामने ये इसकी रेशियो भी लिख दी। और अगर इनकी आपस में परसेंटेज निकालनी हो तो इनकी आपस में परसेंटेज भी बता देता हूं। टोटल का ये 28% होती है और ये 72% होती है। ये भी तुम्हारे सामने लिख दिया। जरा इस टेबल को नोट कर लो फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर मैं इससे रिलेटेड सवाल पूछ सकूं। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा, सर डिस्क की रेशियो नहीं लिखी आपने, मैं एक मिनट सवाल देख लूं वजाहत का क्या। सर डिस्क की रेशियो नहीं लिखी सर आपने, इसलिए वो आप कह रहा डिस्क की रेशियो लिख दी यार। ये डिस्क की रेशियो, ये हुप की, दिस वन फॉर डिस्क, दिस वन फॉर सफेयर, और परसेंटेजेस भी लिखी, दूसरी परसेंटेजेस भी लिखी, और एवरीथिंग वी हैव डन। और यहां पे 50-50% मैंने लिख तो दिया यार, ये डिस्क की परसेंटेज देखो, ये भी लिख दी है, दोनों बराबर थे इसलिए दोनों 100% थी। यहां पे भी परसेंटेजेस देख आ गई। तो एवरीथिंग हैज बीन रिटन। इस टेबल को जरा फटाफट से नोट कर लें। सफेयर की रेशियो कैसे आई बेटी, इन दोनों को यानी बड़े वाले को छोटे वाले पे डिवाइड किया, इनको डिवाइड करने के बाद रेशियो निकलती है 5:2। अफजा बेटा आप ये कैलकुलेशन अगर मैं समझाने बैठूंगा तो बहुत देर निकल जाएगी, आप सिर्फ ये चीजें नोट कर लें, याद रख लें। सफेयर की कंपेरेबल रेशियो, इसकी कंपेरेबल रेशियो यही है 5:2। इसकी कंपेरेबल रेशियो जो है ना वो मैंने कैलकुलेट नहीं की, तो आप सिर्फ यही लिख लें यहाँ पे, इसकी कंपेरेबल रेशियो, यस मैंने वो कैलकुलेट नहीं की हुई। बाकी वो कैलकुलेट कर सकते हो। ये 1/2 ये ज्यादा है, ये 1/5 कम है। 1/5 1/2 को कितने परसेंट है, यू कैन कैलकुलेट इट। ये यस ये बनते चले, मैंने कैलकुलेट कर दिया, बता देता हूं, माइंड में कैलकुलेट कर लिया। ये बनता है 40% ऑफ, ऊपर वाली 40% ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। ये जो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का 40% बनता। जाओ याशी करो। अब अगर यही सवाल तुमसे यूं पूछ लेता, यहां पे द परसेंटेज ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सफेयर एज कंपेयर टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ऑप्शन में एक ऑप्शन 40% होती, तो फिर आप 50% की बजाय 40% को पिक करते। ठीक है, ठीक हो गया जी। सो देखो सफेयर की भी मैंने कैलकुलेट करके आपको बता दी। आगे चलें जी।
इसी तरह अगला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी शॉर्टकट एक किस्म का आपको लिखवा दिया टेबल की फॉर्म में। अगला भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला आ रहा है बड़ा अहम, यानी बहुत लंबा सवाल था तो उसका भी शॉर्टकट में भी आपको बताता हूं आगे, वो भी आप लोगों ने लिख लेना। आपको याद होगा कि हमने एफएससी में एक सवाल पढ़ा था कि हमारे पास एक डेस्क है और एक हूप है, सेम साइज के सेम मास के, एक हिल से रोल करना शुरू हुए और नीचे पहुंचे तो नीचे पहुंचने पे इस डिस्क की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ डिस्क क्या होगी और वेलोसिटी ऑफ हूप क्या होगी। तो अगर आपको याद हो तो आपने जो वेलोसिटीज कैलकुलेट की थी उनकी वैल्यूज कुछ ऐसे थी। वेलोसिटी ऑफ डिस्क निकलती थी √4/3 GH, वेलोसिटी ऑफ हूप निकलती थी √GH। याद है आपको? अब सवाल क्या है, जरा सवाल देखिएगा। सवाल कुछ इस तरह का, व्हाट इज, सवाल है जी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ हॉलो स्फीयर और रोलिंग डाउन द हिल ऑफ हाइट h। ऑप्शंस आर, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक ऑप्शन है जी 7/10 GH, एक ऑप्शन है जी 10/7 GH, एक ऑप्शन है जी 6/5 GH, एक ऑप्शन है जी नन। ले भाई, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अरमगान का सवाल देखता हूं मैं जरा। परसेंटेज रोटेशनल काइनेटिक इन हूप की रोटेशन इज 100%। 100% क्यों है जी? उसका डबल है, 50% नहीं होगी जी, 100% होगी क्योंकि उसका डबल था और बल्कि इक्वल था। आपको याद होगा 50 मैंने क्यों किया, मैं आपको उसके 50 मैंने क्यों नहीं किया, देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में ये भी 1/2 mv² था और ये भी 1/2 mv² था, तो जो दोनों बराबर थे 100% इक्वल। 100% अगर रेशियो निकाले तो 100/100 यानी 1, दोनों आपस में बराबर थे। तो अगर दो चीजें बराबर हो तो उनकी परसेंटेज आपस में इक्वल होती है, 100% होती है। यानी अगर बैटरी आपकी फुल हो जाए, बराबर आ जाए, फुल के बराबर आ जाए, तो आप क्या कहते हैं, बैटरी कितने परसेंट चार्ज होगी, 100% चार्ज होगी। ठीक है, ठीक है अरमगान। अब वो देखो दूसरे वाले में, डिस्क वाले में एक थी 1/2 mv², एक थी 1/4 mv²। अब 4 वाली 1/2 का हाफ थी, तो हाफ को 50% से रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पे हमने कहा था कि रोटेशनल इज 50% ऑफ ट्रांसलेशनल। ठीक है, हाफ ऑफ ट्रांसलेशनल, 50% का मतलब होता है हाफ। जब बराबर आ जाए तो हम 100% कह देते हैं, यानी कहते हैं 100% ठीक है। 100% ठीक का मतलब है बिल्कुल ठीक है, ठीक के बराबर है। सर आपने 50 सर्कल किया था इसलिए आपने कहा था वो, भाई मैंने सवाल बदल के फिर यहाँ पे मैंने हूप को मिटा के फिर डिस्क लिख दिया था। वो एक ही सवाल लिखा हुआ था, आपको याद होगा अगर आप वीडियो दोबारा देखिएगा। जब मैंने हूप का सवाल पूछा था उसमें 100 क्लिक किया था, फिर उसके बाद हूप मिटा के उसी जगह डिस्क लिख दिया था, डिस्क के लिए 50 कर दिया था। फिर उसी सवाल में मैंने डिस्क को मिटा के सफेयर लिख दिया था, तो सफेयर में मैंने 40% कर दिया था। ठीक है, तो यहां पे डिस्क और हूप की वेलोसिटीज तो कैलकुलेट की गई हैं किताब में, सवाल में मैंने पूछ लिया वेलोसिटी ऑफ हॉलो स्फीयर। अब हॉलो स्फीयर की वेलोसिटी किताब में तो नहीं हुई, अगर ये सवाल पेपर में आ जाए तो क्या आप पूरी की पूरी कैलकुलेशन दोबारा करनी शुरू करेंगे? अगर आप पूरी की पूरी कैलकुलेशन दोबारा करनी शुरू करेंगे तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट एक सवाल के लिए चाहिए। हमजा ने ए जवाब दिया, हैदर ने बी जवाब दिया, मोमिन ने डी जवाब दिया। अब पता नहीं किसका जवाब ठीक है, मैं आपको इसका बताता हूं शॉर्टकट मेथड। अगर ये सवाल आएगा तो करना कैसे है? अगर ये सवाल आता है तो शॉर्टकट मेथड याद रखिएगा, सिंपल वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी
शेप इज 2gh over 1 प्लस k। अब ये k क्या चीज है? k क्या चीज है? k इज द कांस्टेंट ऑफ i। आय हाय, ये बड़ा मजे का शॉर्टकट है। अब कांस्टेंट ऑफ i इज k। आपको हॉलो सफेयर का है, आपको याद होगा मैंने कल बताया था एक सफेयर के लिए वैल्यू मैंने आपको बताई थी, i होता है 2/3 mr²। और जो हॉलो सफेयर यानी बॉल था, बॉल के लिए मैंने वैल्यू बताई थी i इज इक्वल टू 2/5 mr²। तो हॉलो सफेयर बोले तो बॉल, तो इसके लिए k की वैल्यू जो है वो 2/5 है। अगर इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो सॉल्व करें अचानक झट से, बड़ा सिंपली आपके पास आ जाएगा। मैंने उल्टा लिख दिया, ये 2/3 बॉल के लिए होता है, 2/5 सफेयर के लिए होता है, लिखवाया था। तो आप झट से सॉल्व करें, k की जगह k की वैल्यू पुट करें, एकदम सॉल्व होकर जवाब आ जाएगा 6/5gh। आपको प्रॉपर कैलकुलेशन पूरी की पूरी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर तो सफेयर का पूछ लिया वह, अगर तो पूछे किसी और चीज का, फॉर एग्जांपल अगर पूछ ले हॉलो सफेयर की बजाय सफेयर का, तो फिर आप क्या करोगे? यही फॉर्मूला 2gh over 1 प्लस k। अब सफेयर के लिए k की वैल्यू क्या होती है? 2/5। तो वहां पे क्या पुट करोगे? 2gh over 1 प्लस 2/5। तो यार सॉल्व करो इसको, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, नजर आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, नजर आ रहा है 2gh over 5 प्लस 2, 7/5। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सफेयर के लिए आ जाएगा 10gh over 7। सफेयर के लिए 10gh over 7। गॉट इट? सफेयर के लिए 10/7gh है, हॉलो सफेयर के लिए 6/5gh है। आपके सामने सॉल्व करके दिखा दिया विद शॉर्टकट। ये बताओ अभी पॉइंट समझ में आता है, फिर आगे चलूं। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट। जरा ये पहले बताओ समझ में आता? ओके ग्रेट। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट है जी, इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। मान लो कि अगर मेरे पास यही डिस्क या हुप होता, ये डिस्क या हुप होता, और अगर ये डिस्क है मिसाल के तौर पे, अगर ये फ्री फॉल कर रही है, तो मैं कहता इसकी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मगर बात ये है कि ये जो डिस्क मेरे पास है ये फ्री फॉल नहीं कर रही, ये डिस्क एक इंक्लाइन पे पड़ी है और इंक्लाइन से रोल होती हुई, लुढ़कती हुई, रोल होती हुई, घूमती हुई नीचे आ रही है। अब इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? हाउ कैन आई फाइंड एक्सेलरेशन? अब क्योंकि ये फ्री फॉल नहीं कर रही तो इसकी एक्सेलरेशन को जी नहीं कह सकता। अब इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो क्या फॉर्मूला है? याद रखिएगा, चाहे डिस्क हो चाहे कोई भी बॉडी हो, उसकी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लें, a is equals to g sin theta over 1 plus k. Now what is theta? Theta is angle of inclination. हमेशा जब भी आपसे एक्सेलरेशन का पूछेगा आपको एंगल दिया होगा। So this is the formula. अब डिस्क के लिए कहता है तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। सपोज कर लो कि ये एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री की स्लोप है, तो डिस्क के लिए k की वैल्यू क्या होती है? k की वैल्यू 1/2 होती है। एक्सेलरेशन निकालो इसके लिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g साइन ऑफ 30 ओवर 1 प्लस 1/2। क्या निकलेगी? a इज इक्वल टू g साइन 30 इज 1/2 ओवर 1 प्लस 1/2। ये ऊपर क्या आ जाएगा? g की वैल्यू 10, 10/2 5 ओवर 3/2 ऊपर चला जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगी 10/3 यानी अप्रोक्सीमेटली 3.3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तुम्हारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ जाएगी। बताओ भाई ये पॉइंट, नया पॉइंट समझ में आया कि इसकी एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं?
एक्सेलरेशन कितनी आएगी उसमें? आप भी बताओ, ये पॉइंट नया क्लियर हुआ? वेटिंग भाई, जबरदस्त। तो बस फिर एक और कॉन्सेप्ट, सर जी ऊपर जगह रोल, सर जी अगर ऊपर जाएगी रोल होते हुए, और भाई ऊपर तो रोल होते हुए, ऊपर होते हुए, अगर ऊपर रोल होते हुए जाएगी तो फिर वो डीसेलरेट करेगी। ऊपर रोल होते हुए खुद ब खुद तो नहीं जा सकती ना, अगर ऊपर रोल होते हुए जाएगी तो उसकी एक्सेलरेशन नहीं होगी, वो डीसेलरेशन होगी। वो फिर वन सेकेंड डिपेंड करेगा इसी फॉर्मूले के ऊपर। लेकिन क्योंकि हमारे कोर्स में रोलिंग डाउन की चीजें हैं तो हमने रोलिंग डाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए। लो भाई फिर आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट अ न्यू कॉन्सेप्ट। नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो एस्केप वेलोसिटी चैप्टर 4 का था, मैंने कहा था चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाऊंगा। तो एस्केप वेलोसिटी पहले बता दूं, सपोज कर लो कि ये अर्थ है और आप इस एक बॉडी को अर्थ की सैटेलाइट और अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर फेंकना चाहते हो। अगर तो आप इस बॉडी को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर फेंकना चाहते हो तो जिस वेलोसिटी के साथ आप इसको लॉन्च करोगे दैट वेलोसिटी वुड बी एस्केप वेलोसिटी। और उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है √2gr। मैं यहां पे लिखता हूं क्लियरली, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, वी एस्केप का फॉर्मूला एक है √2gr और दूसरा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है √2gm ओवर, लेट मी राइट इट अगेन, √2gm/r। गॉट इट? एक फॉर्मूला ये आपके पास, तो आपके पास ये दो फॉर्मूलाज हैं एस्केप वेलोसिटी के। इससे अगर आप आगे चलें, लेट्स मूव ऑन। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बॉडी इस अर्थ के गिर्द चक्कर काटना शुरू कर दे, ऑर्बिट करना शुरू कर दे, तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी नहीं ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी सिंपली गिवन एज v इज इक्वल टू √gr। यहां इसका दूसरा फॉर्मूला मैं यहां पे लिखता हूं, दोनों फॉर्मूलाज, v ऑर्बिट इज इक्वल टू √gr और दूसरा फॉर्मूला इसका होता है √gm/r। अब पहला सवाल इसमें से जो बनता है, सवाल ये बनता है रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी टू ऑर्बिटल वेलोसिटी, दोनों की रेशियो क्या है? पहला सबसे बेसिक सवाल। अच्छा जी बच्चों, आप लोग क्या शरारती ड्रामेबाज बच्चों हैं, सारे गायब हो जाते हो एकदम। हाँ भागा करो यार। सो यार वो लाइट चली गई थी, इस वजह से मामला हो गया। सवाल था व्हाट इज द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी टू द ऑर्बिटल वेलोसिटी, दोनों की रेशियो क्या? तो यार बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखो यार, एस्केप वेलोसिटी है √2gr, नीचे है √gr, तो √gr से कट जाएगा, यू विल गेट √2:1। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। ये सवाल बड़ा ज्यादा पूछा जाता है, एफएससी का भी बड़ा मशहूर क्वेश्चन है और यानी बोर्ड का भी बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद ये आपका एंटीटेस्ट का भी बड़ा मशहूर क्वेश्चन है। ओह ये क्या आ गया, इतने बड़े सवाल। यस √2:1, शाबाश ही शाबाश। वीडियो पॉज होगी सर, आर यू श्योर? सही सही रियली। मैं अच्छा मुझे ना स्टक गेम स्टार्ट्स नाउ, स्टक। अच्छा ना मुझे ना तुम लोगों को देख के ना वो हजरत मूसा की कौम याद आती है। वो हजरत मूसा जो थे वो अपनी कौम को बिला फुसला के मना के कोह तूर पे सबको ईमान पे ला के वहदत पे ला के कोह तूर पे गए जनाब अल्लाह पाक से बात करने के लिए। वो 10 दिन 15 दिन आए नहीं, पीछे कौम फिर वही हो गई शुरू। ਤੁਹਾਡਾ भी वही हाल है। पौना घंटा 40-50 मिनट पढ़ा के मैं मरनला हो गया, 10 मिनट तक गायब हैं, पबजी शुरू हो गई। दानी ने कमेंट किया, सर व्हेन बॉल इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग मूविंग इट ब्रेक्स, इट विल मूव इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन, शो व्हाट हैपेंस टू द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ व्हेन इट गोज आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशन। यस, चलें दानी मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज ऑल द चैप्टर नंबर 5 में आपने पढ़ा होगा थियोरेटिकल टॉपिक में कि ऑल द सैटेलाइट्स आर एक्चुअली फ्रीली फॉलिंग, इनकी जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी के इक्वल है. सो सैटेलाइट्स विल कीप ऑन रिवॉल्विंग, कीप ऑन ऑर्बिटिंग द अर्थ एज लॉन्ग एज अर्थ हैज इट्स ग्रेविटी. यानी क़यामत तक सैटेलाइट. ओके मैं 5 मिनट लेता हूँ. सो मैं बात ये करने लगा था कि ये जो सैटेलाइट्स है दे विल कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ फॉर एवर, क़यामत तक, जब तक अर्थ की ग्रेविटी है दानी बच्चे ये रोटेट करती रहेंगी. सो जब अर्थ की ग्रेविटी खत्म होगी दी सैटेलाइट्स विल नॉट गो अराउंड, दे विल जस्ट फॉल ऑन अर्थ, या ये स्ट्रेट बल्कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये सीधी निकल जाएंगी. वही वाला कॉन्सेप्ट टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकल जाएंगे. उसके बाद जाम खान क्या कहता है, सर आप भागे, मैं भागा नहीं. सर भाई पबजी होता है, उस्मान पबजी लिखा था. अच्छा जी चल सही है. चाय टेंशन किलर, हाँ ये भी हम चलें यार वापस आ जाए. सर हाँ जी यार वो सुबह पीते हैं उसके बाद चाय नहीं देते हमें, बड़े जालिम हैं ये लोग. अच्छा यार वापस आ जाए जी, वापस तवज्जो करें. सो पहला सवाल मैंने आपको बताया रेशो का, उसके बाद आगे लेके चलता हूं एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन जो फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी में ही बनता है. उसके बाद थोड़ी सी बात करूंगा टेंशन रियल वेट और अपेरेंट वेट के ऊपर. देखो यार तवज्जो करो जरा मेरी तरफ. अब यहां पे बात कुछ ऐसी है कि सपोज दिस इज अर्थ और मैं चाहता हूं कि एक बॉडी अर्थ की सरफेस के क्लोज ऑर्बिट करे. तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ? बड़ी अहम बात है. बस कर भाई इतनी भी अच्छी नहीं है. सईद और हमजा आपस में क्या लगे हुए, सईद और हमजा बस ही नहीं कर रहे. ये भी हमजा चाहे बस करो. अब तवज्जो मेरी तरफ कर लो. सईद और हमजा तुम लोग का वो औरतों वाला साहब है जो दरवाजों में खड़ी होकर मल्ले में बातें शुरू करती है, खत्म ही नहीं करती. हर एक की अपनी अपनी राय है. हमजा फिर मेरी राय सुनेगा तो फिर आहो तवज्जो मेरी तरफ है. सो इफ यू आर विद मी, बात शुरू करूं ले भी तवज्जो है. बाकी बच्चों के मेरे साथ 16 बच्चे इस वक्त मेरे साथ मौजूद है. एवरीवन इज विद मी. मैं बात अपनी शुरू करूं कि अभी पॉज ले लूं? बताइएगा मुझे. हैदर ओके यस हैदर भी आ गया. ओके जी लो जी बात को शुरू करते हैं. हाशिर अली हमजा सऊदी में तो कहा चल उस्मान तू को सुनदा मेरे मुंह. चलिए अभी बात शुरू करते हैं. मैं कह रहा था कि एक ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस के बहुत करीब ऑर्बिट करना चाह रहा है, बहुत करीब उड़ना चाह रहा है. तो उस सिचुएशन में इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी? सो याद रखिएगा मैं यहां पे एक नया जुमला इस्तेमाल करने लगा हूं. इफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ its velocity is called as critical velocity. उसकी velocity को हम critical velocity कहेंगे. So what is meant by critical velocity? Critical velocity क्या होती है? Critical velocity की definition आपकी किताब में लिखी हुई है. मैं जरा बोलता हूं, जरा गौर से सुनिएगा. आपने पढ़ी हुई critical velocity, the minimum velocity required by the satellite to orbit close to the earth. So भाई critical velocity VC इसकी वैल्यू अंडर रूट GR में पुट करके आप लगाते होते हैं. दैट इज 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, या इसे यूं भी लिखा जाता है 7900 मीटर्स पर सेकेंड. अच्छा मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है अगर तो ये सैटेलाइट, यार बड़ी अहम बात है, गौर से सुनना, बड़ी अहम बात है. इफ द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल्स टू क्रिटिकल वेलोसिटी, अगर तो इस सैटेलाइट की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी जितनी होगी तो दिस सैटेलाइट मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. इसका ऑर्बिट जो होगा वो सर्कुलर ऑर्बिट होगा. इसके बरअक्स अगर इस सैटेलाइट की वेलोसिटी बढ़ जाए क्रिटिकल वेलोसिटी से, यानी इसकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर बढ़ गई है तो इसका ऑर्बिट हो जाएगा एलिप्टिकल ऑर्बिट. इसका ऑर्बिट एलिप्टिकल हो जाएगा. अच्छा उसके बाद अगर तो इस सैटेलाइट की वेलोसिटी, ये लिख लो कहीं पे, इक्वल टू हो जाए एस्केप वेलोसिटी, तो इट विल गो आउट.
लीव द ऑर्बिट, ये ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चली जाएगी। फिर अगर ये 4 केसेस हैं, अगर इस सैटेलाइट की वेलोसिटी कम हो जाए इस क्रिटिकल वेलोसिटी से, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पे मूव कर रही है, फिर क्या होगा, इट विल फॉल ऑन अर्थ, फिर ये अर्थ पे फॉल कर जाएगी। सो ठीक हो गया। अब आपको मैंने 4 केसेस बता दिए। पहला इक्वल हो तो क्या होगा, दूसरा वध जाए तो की होगा, तीसरा अगर एस्केप वेलोसिटी के इक्वल आ जाए तो क्या होगा है तीसरा, और चौथा अगर तो कम हो जाए तो क्या होगा। ये गॉट 4 केसेस के एस्केप वेलोसिटी के इक्वल आ जाए तो क्या होगा, ऑर्बिटल से कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल से भर जाए तो क्या हो जाएगा। तो ये आपको मैंने 4 केसेस करवा दिए। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपके पास खत्म हो गया। इससे आगे चलता हूं, आगे है जी रियल और अपेरेंट वेट। रियल और अपेरेंट वेट को मैं भी नहीं डिस्कस करूंगा, ये बहुत लंबा टॉपिक है। इंशाल्लाह रियल और अपेरेंट वेट आपका कल हो जाएगा। कल बोले तो रियल और अपेरेंट वेट प्लस वर्टिकल सर्कल, यानी हो गया, यानी आपका चैप्टर नंबर 5 खत्म। ठीक है जी, यहां पे मुझे इजाजत दें और टेस्ट वेस्ट करके जाना, जिससे वो कहते नहीं कि अब घर आए तो रोटी छोटी खा के जाना, तो आप भी अगर लेक्चर लेने आए तो टेस्ट वेस्ट करके जाना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।